राधा 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 फिर है राधा 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 फिर पार्लियामेंट देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंडियन पार्लियामेंट जो है इज़ नॉट जस्ट अ बिल्डिंग ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, इट इज़ द ब्रीदिंग इट इज़ द बीटिंग हार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो बीटिंग हार्ट है ये। दिस वे laws are crafted, power is questioned and voice of a billion people find expression। तो यहाँ पे लॉ बनते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं और जो है बेसिकली लोगों की आवाज़ उठाई जाती है। देन है बेसिक आइडिया क्या है इसका। तो इट इज़ अ लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी, रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ पीपल एंड अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो क्या है कि ये लॉ बनाता है, पब्लिक पॉलिसी में बहुत क्रूशल काम करता है और विल दिखाता है लोगों की और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को अपहोल्ड करता है। एट इट्स कोर द लेजिस्लेचर इज द embodiment of popular sovereignty. It reflects the collective voice of the citizen through their elected representative. है। तो जो लेजिस्लेचर है वो क्या है, एम्बॉडीमेंट है ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है, लेजिस्लेचर जो जहाँ पे लॉ बनता है वहाँ पे जो लोग चुन के आते हैं वो बैठते हैं। ठीक है, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया जो है बिगेन अंडर कॉलोनियल रूल विद इंक्रीमेंटल जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूसिंग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट जो है वो कॉलोनी में तब हुआ था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1986, तो फर्स्ट टाइम जो इंडियंस वो नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो पहली बार नॉमिनेटेड किया था। देन है इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1909। तो इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के अंदर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन लेके आए थे। देन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें क्या है, इस्टेब्लिश बाइकेमरल जो है लेजिस्लेचर एट द सेंटर पे दो हाउस कर दिए। ठीक है, देन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर फेडरल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्टेट वाला रख दिया। देन है मेनी फीचर्स ऑफ विच वर रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके काफ़ी फीचर्स जो रिटेन करे। देन है कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इसमें क्वेश्चन आए हैं, 17 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है। तो इसमें क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर होल्डिंग द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, enumerate the occasion when this would normally happen and also the occasion when it cannot with reason thereof। then है 19 में है, the Indian parliamentarian role as national lawmaker is on a decline, which in return has adversely impacted the quality of debates and their outcome discussed। then है 20 में है, राज्यसभा has been transformed from a useless stepney tier to the most useful supporting organ in the past few decades, highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible। Then as per Article 79, the Parliament of India जो है comprises three component। इसमें है प्रेसिडेंट है, देन है राज्यसभा, देन लोकसभा। तो इसमें क्या है कि रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, इसमें क्या है, ऑल्दो जो नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, मेंबर नहीं होता ये, द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट विद फॉलोइंग फंक्शंस एंड पावर। तो एसेंशियल पार्ट होता है। तो इसमें फंक्शन पावर क्या है कि असेंट टू बिल, तो आर्टिकल 111 में दिया है, 111 में। ठीक है, तो बट कैन रिटर्न ऑर्डिनरी बिल वंस, मस्ट असेंट इफ रिपास्ड। तो बेसिकली हाँ ना जो भी जवाब देना होता है ये देता है, तब जाके वो बिल बनता है। और ऑर्डिनरी बिल है उसको एक बार रिटर्न कर सकता है, अगर दोबारा पास कर दिया तो उसको हाँ बोलना पड़ेगा। देन है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये 123 में दे रखा है। तो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल 6 वीक्स के अंदर, तो ऑर्डिनेंस बना सकता है और 6 वीक्स के अंदर जो है पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। देन समनिंग एंड डिसोल्यूशन, ये आर्टिकल 85 एंड 86 में है। देन एड्रेसिंग द हाउस एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, आर्टिकल 87 में दे रखा है ये, कि बेसिकली क्या एड्रेस करना हाउस को। ठीक है, स्टार्टिंग में और इलेक्शन के बाद में। देन है ऑल्दो देयर आर सर्टन जो है लिमिटेशंस ऑफ दिस पावर बाउंडेड एट द by the aid and advice of the Council of Ministers under Article 74, restricting independence discretion। तो ये क्या है,
शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में ये बोला है कि भाई जो प्रेजेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा, उससे बाउंडेड है वो, ठीक है। एंड उसके इंडिपेंडेंस को कम कर दिया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ रूलर बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर्ड बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड फंक्शनिंग ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। तो ये रूलर नहीं है, एडवाइस के काम मतलब कैबिनेट के एडवाइस पे काम करता है। देन कैनॉट इंट्रोड्यूस और ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, ओनली मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर इन पार्लियामेंट कैन डू सो। तो ये तो ना ही तो लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकता और उसको बना भी नहीं सकता, ओनली मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर कर सकते हैं, ठीक है। देन कैनॉट विडोल और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, दे मस्ट गिव एसेंट वंस पास बाय पार्लियामेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको हाँ हाँ बोलना, एक बार पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो उसको हाँ बोलना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकता और उसको वापस भी नहीं कर सकता ये, और मना भी नहीं कर सकता, ठीक है। देन है सेकंड राज्यसभा। पहले तो हमने पहले दे दिए प्रेजेंट, अब राज्यसभा देखते हैं। तो क्या है, अपर हाउस बोलते हैं इसको। देन है राज्यसभा अपर हाउस, तो गवर्न बाय आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के अंदर होता है, इट रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो स्टेट यूटी को ये रिप्रेजेंट करता है ये। देन राज्यसभा रिप्रेजेंट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय इंक्लूडिंग मेंबर्स इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये फेडरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर ये जो इलेक्ट करके भेजते हैं वही बैठेंगे। देन इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट टू सेफगार्ड their interest and participate in national legislation, especially on matter affecting state autonomy। तो इसमें क्या है कि इसके थ्रू क्या है, राज्यसभा के थ्रू स्टेट जो है अपना इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकते हैं और बेसिकली जो लॉ है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी ऑटोनॉमी को सेफ कर सकते हैं, सेफगार्ड कर सकते हैं, ठीक है। देन इट जो है इट्स परमानेंट नेचर इंश्योर्स लेजिस्लेटिव कंटिन्यूटी इवन व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व। तो जब लोकसभा डिसॉल्व होता है तो ये कंटिन्यू रहता है। देन लोकसभा देखते तो ये गवर्न होता है आर्टिकल 81 के अंदर, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन होके बैठते हैं वो एमपी इसमें आते हैं। देन होल्ड्स सुप्रीमेसी ओवर मनी मैटर्स एंड द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू इट अंडर आर्टिकल 75(3) में। तो क्या है कि ये सुप्रीम पावर रहती है मनी मैटर के अंदर, और जो एग्जीक्यूटिव है वो लोकसभा को अकाउंटेबल रहते हैं आर्टिकल 75(3) के अंदर। देन कंपोज ऑफ member directly elected by citizen, the Lok Sabha represents the will of the majority and serve as the primary legislative body। तो जो सिटीजन डायरेक्टली इलेक्ट करके वोट करके देते हैं ना तो वही बैठते हैं। तो ये विल ऑफ द मेजॉरिटी वो दिखाता है कि जनता किसको भेज रही है, और ये प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी है ये, ठीक है। देन इट रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर सोवरेंटी एज इट्स मेंबर आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सरफेज। तो ये पॉपुलर सोवरेंटी की भाई कौन जनता का जो आवाज़ है वो आता है, क्योंकि जो मेंबर जो अडल्ट होते हैं 18 से ऊपर वो वोट करके भेजते हैं। देन इट होल्ड्स अ ग्रेटर जो फाइनेंशियल पावर एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो फाइनेंशियल पावर इसके पास में ज़्यादा होती है और बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव का टेन्योर है वो ये डिटरमाइन करता है लोकसभा। देन एक्स्ट्रा पावर ऑफ लोकसभा नॉट एंजॉयड बाय राज्यसभा। इसमें कौन कौन से, पहला एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर मनी बिल। तो आर्टिकल 110 में क्या है कि कंस्टिट्यूशन डिफाइनिंग अ मनी बिल, आर्टिकल 110 ऑफ द कंस्टिट्यूशन डिफाइनिंग अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो ये मनी बिल जो है वो लोकसभा इंट्रोड्यूस हो सकता है में ही हो सकता है। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू अमेंड अ मनी बिल, इट कैन ओनली रिकमेंड विच द लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इट कैन ओनली ऑफर रिकमेंडेशन। तो बेसिकली ये अमेंड नहीं कर सकता बट रिकमेंडेशन दे सकता है जिसको लोकसभा जो है हाँ या ना बोल सकता है। इफ़ राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल विद इन 14 days इट इज़ डीम्ड पास्ड। 14 दिन के अंदर जो है नहीं देता तो पास माना जाएगा। देन सिग्निफिकेंस क्या आएगा, गिव्स द लोकसभा फाइनल से इन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग टैक्सेशन, बोरोइंग एंड एक्सपेंडिचर।
तो क्या होगा, गिव्स द लोकसभा फाइनल से इन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन। तो जो फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं ना, उसमें लोकसभा का ही जो बोलता है वही होता है, चाहे टैक्सेशन हो, बोरिंग हो, एक्सपेंडिचर हो उसमें। देन है सेकंड कौन सी एक्स्ट्रा पावर है, टू है फाइनल अथॉरिटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट एंड बजट। तो यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। तो बजट जो लोकसभा में प्रेजेंट होता है, ओनली द लोकसभा हैज द पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। द राज्यसभा कैन डिस्कस बट नॉट वोट। तो जो वोट फॉर ग्रांट होता है ना, डिमांड फॉर ग्रांट, उस पर ये ओनली लोकसभा ये वोट करेगा, राज्यसभा बस डिस्कस कर सकता है। देन अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंशियल बिल, essential for withdrawing money from the consolidation fund of India must be passed by लोकसभा। तो ये जो दो बिल हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालेंगे, वो लोकसभा में ही पास हो सकते हैं। देन है सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका, इस पावर का, कि दिस गिव्स द लोकसभा जो कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स फाइनेंस एंड पब्लिक स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट का फाइनेंस जितना भी है वो लोकसभा कंट्रोल करेगा, पब्लिक स्पेंडिंग भी यही। देन थर्ड पावर कौन सी है, पावर टू मेक और ब्रेक गवर्नमेंट। तो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं ओनली टू लोकसभा। ये आर्टिकल 75(3) में दे रखा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर राधा 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 है ना। तो फिर है पावर टू मेक और ब्रेक गवर्नमेंट। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ओनली टू लोकसभा। ये आर्टिकल 75(3) में दे रखा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस वोट जो है कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन द लोकसभा। ठीक है, इफ द लोकसभा जो पासिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन द गवर्नमेंट जो मस्ट रिजाइन। अगर पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। यानी सिग्निफिकेंस क्या होगा, ओनली द लोकसभा कैन फॉर्म और टॉपल द यूनियन गवर्नमेंट नॉट द राज्यसभा। तो ये क्या है, ओनली लोकसभा ही जो है ऊपर मतलब हटा सकती है। देन फोर्थ है ग्रेटर रोल इन फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ओवरसाइट। तो है कट मोशन। तो इसमें क्या होगा कि पॉलिसी इकोनॉमी टोकन कट जो है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट कैन ओनली बी जो है मूव्ड इन लोकसभा। तो ये कट मोशन होता है किसके ऊपर, जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है ना, डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर कट मोशन बस लोकसभा में ला सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल ओवरसाइट जो टेक्स प्लेस थ्रू लोकसभा डिबेट डिस्कशंस एंड क्वेश्चंस। तो जो भी क्या बोलते हैं डिबेट डिस्कशन होता है फाइनेंशियल मैटर पे। तो मोस्ट है कि पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटीज़ हैव लोकसभा मेंबर्स एज चेयरपर्सन। तो इम्पॉर्टेंट है उनमें लोकसभा का चेयरपर्सन रहता है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया। देन है सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, कि इस्टेब्लिशेज द लोकसभा एज द प्राइमरी फोरम फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। तो ये अकाउंटेबिलिटी के लिए रहता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए प्राइमरी ये रहेगा। देन फिफ्थ है प्रेसिडेंट्स इन जॉइंट सेशन। तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 108 में दे रखा है। जो देखो 8 कैसे बनता है, एक ऊपर 0 दूसरा नीचे 0, तो उससे जॉइंट होके फिर ये बन जाता है, तो 108 हो जाएगा। ठीक है, कन्वीड टू रिजॉल्व डेडलॉक ऑन ऑर्डिनरी जो है लेजिस्लेशन। तो जॉइंट से सिटिंग इसलिए होती है कि भाई जो डेडलॉक है उसको करने के लिए। देन लोकसभा हैज़ न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी। तो उसमें नंबर ज़्यादा होते हैं इसके। सिंस इट हैज़ मोर मेंबर द आउटकम जो टिपिकली फेवर द लोकसभाज पोजीशन। तो ये ज़्यादा मेंबर होंगे तो वो उसी के फेवर में आएगा। तो एग्जांपल लगेगा द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, दैट इज पोटा 2002 का, बस पास इन जॉइंट सिटिंग डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम राज्यसभा। तो राज्यसभा अपोज कर था फिर भी पास हो गया क्योंकि लोकसभा ज़्यादा मेंबर है, उन लोगों ने पास कर दिया, हो गया। देन है नेक्स्ट है रेलिवेंस, नेक्स्ट टॉपिक है रेलिवेंस ऑफ द राज्यसभा इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या है, ऑल्दो द लोकसभा जो है होल्ड्स ग्रेटर फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर, राज्यसभा इज नॉट मेरली अ सेकेंडरी चेंबर। तो लोकसभा के पास में क्या है, ज़्यादा फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर रहती है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि भाई राज्यसभा जो बस एक सेकेंडरी चेंबर है। इट परफॉर्म्स यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल एंड डेलिब्रेटिव फंक्शंस दैट हेल्प बैलेंस हेस्ट विद विजडम एंड पॉपुलरिज्म विद प्रूडेंस। तो जो हेस्टी जो होते हैं काम, उनको ये चेक करती है।
तो पहला पॉइंट है इसमें फेडरल कैरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा जो है प्रोवाइड करेगा रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इन द यूनियन लेजिस्लेचर, इंश्योरिंग दैट इंडियाज क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्टेड एट द सेंटर। तो जो स्टेट यूटी को रिफ्लेक्ट करता है और क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो सेंटर पे रिफ्लेक्ट करता है। देन मेंबर आर जो है इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो मेंबर जो है इलेक्ट होते किससे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देन स्मॉलर स्टेट्स जो है रिसीव अ वॉइस इन national policy making that they may not enjoy in numerically dominant Lok Sabha। जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं उनकी एक वॉइस मिल जाती है पॉलिसी मेकिंग में, जो कि वो लोकसभा में नहीं कर सकते, क्योंकि लोकसभा में क्या बोलते हैं नंबर के ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं ना बड़े स्टेट्स को। देन वाई इट मैटर्स, तो इसमें क्या है प्रिवेंट करेगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो सेंट्रलाइजेशन पावर कोऑपरेटिव उसको हटाएगा और प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। देन सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो अनलाइक द लोकसभा, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, परमानेंट है ये। दिस इंश्योर्स इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन द गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में कंटिन्यूटी रहती है स्पेशली ड्यूरिंग पॉलिटिकल ट्रांजिशन और लोकसभा डिसोल्यूशन। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तब ये कंटिन्यू रहती है। तो वाई इट मैटर्स, तो एज एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट सडन पॉलिटिकल अपहीवल। तो अगर मान लो एकदम से अप डाउन हो गया ना तो ये मतलब कंटिन्यू काम करती रहती है ये। देन अ चेक ऑन हेस्टी लेजिस्लेशन। तो राज्यसभा जो एक्ट्स एज अ डिलिब्रेटिव हाउस रिव्यूइंग एंड रिफाइनिंग लॉज पास बाय द लोकसभा। तो ये सोचने वाला काम करती है ये। तो जो रिव्यू करती है, जो भी लोकसभा ने लॉ पास करे उसको रिव्यू करेगी, उसको रिफाइन करेगी। देन इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड रिकंसिडर, हेल्पिंग अवॉइड जो इम्पल्सिव और पुअरली ड्राफ्टेड लॉ। तो जो लॉ ऐसे हो जाते हैं जो कि जल्दीबाजी में कर दिए या फिर अच्छे से नहीं बनाए हैं, तो उनको एक मौका देती है कि आप सोचो, उस पर रिकंसिडर करो। देन सेवरल लेजिस्लेशन हैव बीन अमेंडेड और डिलेड आफ्टर इन्फॉर्म डिबेट इन द राज्यसभा। तो जब राज्यसभा में डिबेट होने के बाद में काफ़ी सारे लेजिस्लेशन है उनमें अमेंडमेंट हुआ या फिर वो डिले हो गए। एग्जाम्पल राज्यसभा जो इनिशियली स्टॉल्ड द ट्रिपल तलाक बिल 2017-19, citing concern over the criminalization and misuse, which lead to key revision like requiring a magistrate's approval for bail before its eventual passage। तो ट्रिपल तलाक को स्टॉल कर दिया कि भाई मिसयूज ना हो जाए। तो इसमें बोला कि भाई पास होने से पहले जो मजिस्ट्रेट जो है बेल के लिए अप्रूवल देगा। देन व्हाई इट मैटर्स, तो इसमें क्या है प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टाइनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड इंश्योर जो है लॉज आर वेल कंसिडर्ड। तो बेसिकली ये जो मेजॉरिटी का टाइनी है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है और कि भाई लॉज में अच्छे से कंसिडर किए गए हैं। देन फोर्थ पॉइंट है स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 249। तो इसमें क्या यूनिक पावर टू ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इफ इट इज डीम्ड जो है नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो इसके पास में पावर है कि भाई वो पार्लियामेंट को बोल सकते हैं आप लॉ बना दो स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में है तो ये तो वाइट मैटर्स। तो इसमें क्या है shows that Rajya Sabha is not just a reviewing chamber but also a policy enabler in federal matter में। वैसे रिव्यूइंग चेंबर नहीं है पर ये पॉलिसी इनेबलर भी है कि हाँ भाई इस पे लॉ बना दो, इस पे नेशनल इंटरेस्ट में लॉ बना दो, ऐसे करके कोई पॉलिसी ले आओ। देन फिफ्थ है प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपर्टीज एंड नॉन इलेक्टोरल वॉइस। तो बेसिकली राज्यसभा इंक्लूड जो है नॉमिनेटेड मेंबर आर्टिकल 80 में दे रखा है। उसमें कि इंडिविजुअल इज डिस्टिंग्विश्ड टू ए कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल साइंस, LASS। तो वो आएंगे इसमें। देन इट अलाउज फॉर नॉन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एंड स्टेट पर्सन्स टू पार्टिसिपेट इन नेशनल पॉलिसी डिबेट। तो बेसिकली जो नॉन पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, जिनको पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट नहीं है और जो स्टेट पर्सन है जो कि मतलब अच्छा काम करते हैं, तो वो जो है पॉलिसी बनाने में काम कर सकते हैं। देन एमिनेंट पर्सनैलिटीज लाइक अम्बेडकर, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, MS स्वामीनाथन
हैज़ एनरिच्ड लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स थ्रू राज्यसभा। अच्छा, तो ये भी राज्यसभा में बैठते होंगे। देन वाइट मैटर्स, तो क्या बोलते हैं, एनहेंस क्वालिटी ऑफ डिबेट विद एक्सपर्ट्स इनसाइट ऑफन जो है मिस इन द इलेक्टोरल पॉलिसी। तो जो डिबेट में जो एक्सपर्ट अपनी एडवाइस दे सकते हैं इसमें, ठीक है। देन सिक्स्थ है क्या है, वॉइस ऑफ द ओपोजिशन एंड बैलेंस टू पॉपुलिज्म। तो क्या इन टाइम्स व्हेन द रूलिंग पार्टी हैज अ मेजॉरिटी इन लोकसभा द राज्यसभा ऑफन जो बिकम्स अ फोरम फॉर स्ट्रॉन्गर जो ओपोजिशन एंड इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी। तो जब लोकसभा की क्या बोलते हैं मेजॉरिटी होती है तो उस टाइम पे राज्यसभा जो है बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लेके आता है और इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी करता है। तो इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर पॉलिसी रेजिस्टेंस, एथिकल जो है इंटरवेंशंस एंड माइनॉरिटी राइट एडवोकेसी। तो ये पॉलिसी रेजिस्टेंस देता है, एथिकल इंटरवेंशन लेके आता है, एंटी राइट एडवोकेसी करता है। देन इट कैन जो डिले लेजिस्लेशन एंड डिमांड जो है ब्रॉडर कंसेंसस ऑन कंट्रोवर्शियल बिल। तो लेजिस्लेशन को डिले कर सकता है रिटर्न करके या रिकमेंडेशन भेजने के बोल के। देन डिमांड कर सकते हैं ब्रॉडर कंसेंसस ऑन कंट्रोवर्शियल बिल। तो बेसिकली दोबारा सोचो ऐसे करके। तो वाइट मैटर्स, तो एक्ट्स एज अ जो सेफगार्ड अगेंस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म एंड एक्सेसिव जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। तो सेफगार्ड इसे काम करता है मेजॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट। देन इंपॉर्टेंस ऑफ जो बाइकैमरलिज्म क्या हो जाएगा, तो ये बेसिकली इंश्योर करेगा ब्रॉडर जो है रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा जो रिप्रेजेंट करेगा पीपल वाइल राज्यसभा जो गिव्स वॉइस टू द स्टेट्स। लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा स्टेट को वॉइस देती है। देन है एक्ट्स एज अ चेक ऑन हेस्टी लेजिस्लेशन। तो राज्यसभा जो है रिव्यू राज्यसभा रिवाइजेस और डिलेज बिल प्रिवेंटिंग इम्पल्सिव लॉ मेकिंग। उसको रिवाइज करेगी, डिले करेगी जिससे कि इम्पल्सिव लॉ मेकिंग नहीं हो। देन प्रोवाइड जो फेडरल सेफगार्ड, तो बेसिकली है इट प्रोटेक्ट द स्टेट इंटरेस्ट अगेंस्ट सेंट्रल डोमिनेंस। तो स्टेट को प्रोटेक्ट करती है ये, सेंट्रल डोमिनेट नहीं करते। देन एनकरेज इन्फॉर्म्ड एंड मेच्योर डिबेट। तो विद एक्सपीरियंस एंड नॉमिनेटेड मेंबर इट इनेबल्स इशू बेस्ड डिस्कशन। जो एक्सपीरियंस होते हैं जो और नॉमिनेटेड मेंबर आते तो क्या है कि वो एक्सपर्ट एडवाइस लेके आते हैं। देन है एग्जाम्पल है टेक्नोक्रेट लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट लाइक मनमोहन सिंह एंड अरुण जेटली हैव कंट्रीब्यूटेड टू न्यूआंस डिबेट। तो ये जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। देन है एक्सक्लूसिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। तो राज्यसभा कैन जो एम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट आर्टिकल 249 में एंड अप्रूव क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 में। तो ये एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन इसी के पास में और किसी के पास नहीं है ये। देन है नेक्स्ट है टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। राधा देन है फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इसमें क्या है लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो अ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम क्लासिकल फेडरल मॉडल like in the US where residuary power lie with the state. In India these power have been deliberately vested in the center to ensure national integration, coordination and adaptability in the face of emerging challenges. तो लॉ बनाने का इसमें है पार्लियामेंट का काम। तो इसमें क्या है यूएस में क्या है कि रेसिडुअरी पावर जो है वो स्टेट के पास में होती है। इंडिया में जो है वो सेंटर को दिया है जिससे कि नेशनल इंटीग्रेशन आए, कोऑर्डिनेशन और अडेप्टेबिलिटी आए इमरजेंसी के केस में, चैलेंज के केस में। देन है कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट के लिए क्या, इफ़ द स्टेट लॉ हैज़ रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स असेंट इट कैन प्रिवेल इन दैट स्टेट बट पार्लियामेंट स्टिल रिटेन द पावर टू ओवरराइड इट लेटर बाय इनैक्टिंग अ न्यू लॉ। तो अगर किसी स्टेट लिए क्या बोलते हैं लॉ को प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दिया है तो वो स्टेट में लगेगा, बट अगर पार्लियामेंट दोबारा से मतलब लॉ बनाती है तो फिर भी पार्लियामेंट का जो है लग गएगा लॉ। देन है पावर टू जो लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो ऑल्दो जो है नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड इन द यूनियन एंड द करंट लिस्ट द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट अंडर द फॉलोइंग जो एक्सेप्शनल कंडीशंस। पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट पे बना सकती है एक्सेप्शन कंडीशन में। पहला इवेंट जो राज्यसभा जब पासेस रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जब 2/3 जो मेजॉरिटी वाली पास करेंगे स्टेटिंग इट इज़ नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो आर्टिकल 249 में दे रखा है अगर ये राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है उस केस में। देन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी में तो ये आर्टिकल 250 में दे रखा है। तो इसमें पार्लियामेंट जो है कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स
इंक्लूडिंग दोज ऑन स्टेट लिस्ट में, तो नेशनल इमरजेंसी में ये किसी पे भी बना सकता है। फिर आर्टिकल 252 में दे रखा है कि व्हेन 2 or more states pass a resolution requesting parliament to legislate on a specific state subject, तो जब 2 से ज़्यादा स्टेट जो आएंगे कोई स्टेट सब्जेक्ट बोलेंगे तब पार्लियामेंट बना सकता है। देन है 253 में, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कन्वेंशन और ट्रीटीज, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिस्ट, किसी भी बना सकता है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन है 356 में, व्हेन प्रेजेंट रूल इज इन ऑपरेशन इन अ स्टेट, पार्लियामेंट अज्यूम्स द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। तो जब प्रेजेंट रूल लग जाता है तो जो बेसिकली पार्लियामेंट जो है इसके पास में लॉ बनाने की पावर आ जाती है उस स्टेट की। देन है ऑर्डिनेंस मेकिंग है नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनेंस मेकिंग एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो एन ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ इशूड बाय द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर एट द स्टेट लेवल व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन एंड इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी। तो टेम्परेरी होता है, प्रेजेंट और गवर्नर बनाते हैं नेसेसरी एक्शन के लिए। देन है प्रेजेंट में इशू जो है ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन अलाउइंग फॉर अर्जेंट जो है लेजिस्लेटिव एक्शन। तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तब जो है लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए बनाता है, प्रेजेंट बनाता है। हाउएवर एवरी जो है ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड विद इन 6 weeks ऑफ रीअसेंबली फॉलोइंग विच इट सीज टू ऑपरेट। तो जैसे ही पार्लियामेंट आता है, सेशन में आ जाता है, रीअसेंबल होता है, तो उसके 6 weeks के अंदर अंदर जो है 6 हफ्तों के अंदर अंदर मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर इनको जो है उसको अगर चलाना है तो उसको मतलब अप्रूव करना पड़ेगा। अगर नहीं चलाना तो कोई भी अप्रूवल नहीं दें तो वो 6 महीने के 6 weeks के अंदर बंद खत्म हो जाएगा। देन है ट्रेंड ऑफ ऑर्डिनेंस यूसेज। तो इनिशियली जो मेंट फॉर इमरजेंसीज ऑर्डिनेंस वर रेगुलरली इशूड 7.1 पर ईयर इन 1950s में। तो इमरजेंसी के लिए था, पर उसको जो है 1950s में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, साल में कम से कम 7 निकाल देते थे। देन यूसेज पीक्ड इन 1990s एट 19.6 पर ईयर, देन डिक्लाइन टू 7.9 पर ईयर इन 2010 में। तो 1990s में 19 हो गया, 2010 में 7.9 हो गया। देन है रिसेंट ईयर्स में शोज अ फ्रेश स्पाइक। 2019 में 16 हुआ तो 19 का उल्टा कर दो, देन 2020 में जो 15 हुआ तो 1 कम कर दो। देन इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑर्डिनेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो इसमें क्या होगा, बाईपास लेजिस्लेचर। तो ऑर्डिनेंस जो है जो आर मिसयूज एज अ रेगुलर जो लॉ मेकिंग टूल, बाईपासिंग पार्लियामेंट एंड अंडरमाइनिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। तो जो भाई पार्लियामेंट का जो रोल है लॉ बनाने का, उसी को बाईपास कर रहे हो, ठीक है, तो ये मिसयूज हो गया। देन है वीकेंस जो है सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें क्या है कि ओवर यूज ऑफ ऑर्डिनेंस जो डिस्टर्ब्स द बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, वायलेटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो क्या है कि भाई एक बैलेंस डिवाइड कर रखा है तो वो उसको डिसबैलेंस कर देता है अगर ऑर्डिनेंस से लेके आ गए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही लॉ बना रहे तो लेजिस्लेटिव का कोई काम नहीं है, जुडिशरी उसमें कुछ कर नहीं सकती। पर अभी जुडिशरी को जुडिशरी भी लेके आ सकती है, पर वैसे क्या है जैसे कोई गलत लॉ आएगा तो जुडिशरी इस पर बोल देगी, पर इसमें क्या है जुडिशरी कुछ बोल भी नहीं पाएगी ना, बाद में बोल पाएगी जब वो 6 weeks तक तो ये लगेगा ही। तो रिड्यूस करेगा गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी। तो लॉ पास्ड विदाउट जो पार्लियामेंट्री डिबेट एस्केप्स स्क्रूटनी फ्रॉम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वीकनिंग डेमोक्रेटिक ओवरसाइट। तो जो लॉ पास होते हैं उसमें डिबेट तो होंगे, इस पर तो होता ही नहीं है, तो जो डेमोक्रेटिक जो है ओवरसाइट को कम हो जाएगा। देन है टेम्परेरी जो बिकम्स परमानेंट। तो इसमें क्या है, डिस्पाइट बीइंग meant as emergency tool, ordinance are often used to introduce long term legal changes। तो वैसे इमरजेंसी टूल है, पर इससे क्या है कि अगर मान लो 6 weeks के अंदर पार्लियामेंट ने ओके बोल दिया तो वो तो परमानेंट हो गया ना, वो तो टेम्परेरी है पर वो परमानेंट हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें ले आते हैं जो कि ऐसे नहीं ला सकते, तो इसके थ्रू ले आते हैं। इरोड जो है पब्लिक ट्रस्ट। तो व्हेन लॉज आर जो पास विदाउट डिबेट, इट अंडरमाइंस पीपल्स फेथ इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी। तो बिना डिबेट के पास हो जाएंगे लॉ, तो उसमें क्या हो जाएगी, जो भाई लोगों का जो विश्वास है वो कम हो जाता है कि भाई तो डिबेट तो हो ही नहीं रहा है ना, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं इसमें, बस एक ऑर्डिनेंस लेके आगे ख़त्म बात। देना जुडिशियल जजमेंट ऑन रीप्रमोलगेशन।
तो इसमें क्या है, जजमेंट्स देखते हैं क्या क्या है। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, तो इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट एन ऑर्डिनेंस कैन बी जो है चैलेंज इफ इट बाईपासेस लेजिस्लेटिव डिबेट विदाउट जेन्युइन अर्जेंसी। कि बोले भाई ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं अगर वो एजेंसी नहीं है और डिबेट को हटा, मतलब डिबेट नहीं करने के लिए ना तो इमरजेंसी है और डिबेट से बचने के लिए अगर लेके आते तो क्या बेसिकली चैलेंज कर सकते हैं उसको। देन है डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987, तो इसमें क्या है, कोर्ट जो एम्फोसाइज दैट ऑर्डिनेंस मेकिंग इज एन इमरजेंसी टूल नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर रेगुलर लॉ मेकिंग। बोला कि भाई ये इमरजेंसी टूल है, ना कि रेगुलर लॉ मेकिंग को रिप्लेस कर दो आप। देन है कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो इसमें कोर्ट जो है क्लैरिफाइड दैट द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इज कंडीशनल एंड मस्ट बी जस्टिफाइड बाय इमीडिएट नेसेसिटी। तो ये कंडीशनल है, कोई कंडीशन होगी तभी लगेगा और नेसेसिटी होनी चाहिए इसका। देन है रोल इन, नेक्स्ट टॉपिक है रोल इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट का रोल है क्या। तो पार्लियामेंट ऑफन पासेस लॉज इन अ ब्रॉड फॉर्म एंड लेट्स द एग्जीक्यूटिव फ्रेम डिटेल रूल्स, दिस इज कॉल्ड जो डेलीगेटेड और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो जैसे पार्लियामेंट क्या है कि ऐसे ले आते हैं कि भाई गरीबी हटाओ, बस इतना इतना ही मोटा मोटा ले आएगा, गरीबी हटाओ, ख़त्म। उसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं फिर उसके अंदर प्रोविजंस बनाते हैं कि उसमें ये होगा, उसमें हम नौकरी देंगे, हम पैसा हाउसवाइफ को पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और इनको इनको देंगे, इस ऊपर से वही देंगे, सारे के बाकी जो चीज़ है वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं डेलीगेटेड और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। दैन इट हेल्प सेव द लेजिस्लेटिव टाइम एंड स्पेशली फॉर टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़, तो इनके लिए वो टाइम सेव कर लेते हैं। देन इट अलाउज फॉर क्विक एंड फ्लेक्सिबल जो रिस्पॉन्स टू चेंजिंग नीड्स विदाउट न्यू लॉज। तो न्यू लॉ बनाने के बजाय जो ऑलरेडी है उसमें अमेंडमेंट ले आओ या और कुछ कर दो, ठीक है। देन दो द जो एग्जीक्यूटिव फ्रेम द रूल पार्लियामेंट एक्सरसाइज ओवरसाइट, वैसे तो रूल तो ये बनाते हैं एग्जीक्यूटिव, बट जो है काट छाट फिर वो कर सकता है पार्लियामेंट, उसके ऊपर हटा सकते हैं प्रोविजंस को, ठीक है। ओवरसाइट करता है कि भाई क्या सही है। एंड दीज रूल्स में बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एंड कैन बी अप्रूव्ड अमेंड और अनल्ड। तो ये रूल्स जो रखे जाते हैं जो एग्जीक्यूटिव से बनाए, तो पार्लियामेंट जो उसको अमेंड कर सकती है, अनल कर सकती है या फिर अप्रूव कर सकती है, हाँ ठीक है। देने एग्जाम्पल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 लेट्स द सेंटर मेक रूल ऑन पोल्यूशन कंट्रोल एंड एमिशन। तो सेंटर जो रूल बना सकते हैं इस पे। देने नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन, तो पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव फंक्शन देख लिया, अब एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखते हैं। इसमें क्या है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी इज द प्रोसेस थ्रू विच द लेजिस्लेचर जो है मॉनिटर्स एग्जामिन्स एंड होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन पॉलिसीज एंड एक्सपेंडिचर। तो पार्लियामेंट जो स्क्रूटनी करती है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, तो इसके थ्रू वो मॉनिटर करती है, एग्जामिन करती है और एग्जीक्यूटिव्स को अकाउंटेबल करती है कि भाई तुमने जो पॉलिसीज़ बनाई है, एक्सपेंडिचर एक्शन कैसी पॉलिसी बनाई है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो क्वेश्चन पूछती है उससे ये। तो इट लाइज एट द हार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंश्योरिंग दैट पावर इज एक्सरसाइज्ड ट्रांसपेरेंटली लॉफुली एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो भाई ये इंश्योर करता है कि भाई पावर जो है उसको अच्छे से यूज़ किया गया है। देन है, तो इसमें क्या क्या चीज़ों के थ्रू होगा ये, पहला क्वेश्चन आर, तो इसमें क्या एग्जांपल है, क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड ऑन टॉपिक्स लाइक कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड एंड फार्मर सुसाइड, तो इन पे क्वेश्चन रेज किए गए हैं। देन है 0R, तो इसमें क्या एग्जांपल, रेजिंग कंसर्न अबाउट रेलवे एक्सीडेंट, कस्टोडियल डेथ और सडन इन्फ्लेशन ड्यूरिंग 0 आवर्स हैज़ लेड टू मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्स एंड इवन जो पॉलिसी एक्शन। अच्छा, तो नई नई पॉलिसी या फिर पॉलिसी में कुछ चेंजेस ले आए। देन है calling attention motion, तो allows a member to draw the attention of a minister to a matter of urgent public importance followed by a brief just statement from minister and discussion.
तो ये क्या है, मिनिस्टर जो उसका अटेंशन मांगता है वो आंसर देना होता है उसको। देन है एडजर्नमेंट मोशन। तो एग्जांपल है एडजर्नमेंट मोशन जो है बीन यूज्ड टू डिबेट इश्यूज लाइक मेजर स्कैम, बोफोर्स हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी लैप्सेस एंड नेचुरल डिजास्टर। तो इन पे जो है क्वेश्चन डिबेट होती है। देन है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो एग्जांपल जो वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट लॉस्ट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय 1 वोट इन 1999। तो जो वाजपेयी है वो लूज कर गए। देन है सेंसर मोशन। तो क्या है, टू एक्सप्रेस जो है पार्लियामेंट्री जो है डिसअप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है डिस्कशन एग्जीक्यूटिव डिसीजन एंड सीक जो है करेक्टिव मेजर्स। देन है पार्लियामेंट्री जो है कमेटी। तो कमेटी प्रोवाइड्स अ डिटेल बाय पार्टीसन स्क्रूटनी फॉर of executive action beyond what is responsible in the full house. Example, the PAC scrutiny of the defense procurement and vaccine expenditure during the pandemic added the transparency to executive action. Then discussions and short duration debate. इसमें क्या है, allow जो PMs to engage the government on specific issues without moving a formal motion. Then a control over the ordinance and executive lawmaking. So basically, Parliament has the power to approve or reject the ordinance issued by President under Article 123, ensuring the executive cannot bypass legislative scrutiny for long. तो पार्लियामेंट जो है ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। तो ये इंश्योर करता है कि भाई एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को बाईपास नहीं कर सकता। देन थर्ड है पार्लियामेंट्री फंक्शन, दैट इज फाइनेंशियल फंक्शन। तो इसमें क्या है, प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल ऑफ द यूनियन बजट। इसमें क्या है, लोकसभा वोट्स ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, आर्टिकल 113 में दे रखा है। वेल राज्यसभा जो कैन ओनली जो है डिस्कस देम। तो डिमांड्स फॉर ग्रांट जो होती है इस पर लोकसभा जो इसको वोट करता है, राज्यसभा डिस्कस करता है। देन बी है एनैक्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल लेजिस्लेशन। तो इसमें क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल। तो अप्रोप्रिएशन बिल 114 में दे रखा है। तो इसमें क्या है, टू ऑथराइज द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए हर बार इनको बिल पास करना पड़ता है, वो अप्रोप्रिएशन बिल होता है। मान लो इनको 1000 करोड़ चाहिए तो वो बिल पास करेंगे, अप्रोप्रिएशन बिल। फिर वो अगर पास हो गया तो फिर वो कंसोलिडेटेड फंड से निकाल देंगे पैसा। देन फाइनेंशियल बिल, तो इम्प्लीमेंट द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कोई प्रपोजल लेके आई है उसके लिए होगा ये। देन है मनी बिल। तो ये क्या है, 110 में दे रखा है ये। तो इसमें क्या है कि डील विद टैक्सेशन, बोरोइंग और जो विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एंड मस्ट बी जो इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। देन पावर ओवर जो टैक्सेशन। तो एज पर आर्टिकल 265 नो टैक्स कैन बी लिवाइड और कलेक्टेड विदाउट अ लॉ पास बाय पार्लियामेंट। तो 265 में बोला है कि टैक्स ना तो लगाया सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है, जब तक पार्लियामेंट लॉ पास नहीं करती उसके ऊपर, उसके बिना नहीं कर सकते। तो टैक्स लगाना होगा, मान लो कि पानी पे टैक्स लगाते तो उसके लिए पार्लियामेंट लॉ पास करेगी, तभी तो वो टैक्स लगा पाएगी और फिर कलेक्ट कर पाएगी। यानी पार्लियामेंट जो है इनैक्ट बोथ डायरेक्ट टैक्स, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एग्जाम्पल कस्टम्स, जीएसटी, थ्रू इनेबलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑफ फाइनेंशियल ओवरसाइट। तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट जो है होल्ड्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल फॉर फाइनेंशियल कंडक्ट थ्रू वेरियस टूल्स। तो एग्जीक्यूटिव को कैसे अकाउंटेबल करती है ये, पहले तो क्वेश्चन आवर्स एंड बजट डिस्कशन होता है, देन कट मोशन हो जाएगा तो इसमें पॉलिसी कट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि पॉलिसी कट में क्या है, डिसअप्रूवल ऑफ एंटायर पॉलिसी। मैंने तो कोई पॉलिसी लेके है पूरी की पूरी खराब है ऐसे। इकोनॉमी कट में क्या होगा कि सजेस्ट रिड्यूस एलोकेशन। देन टोकन कट में जाएगा सिंबॉलिक अपोजिशन टू पॉलिसी। देन वोट ऑन अकाउंट्स एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। तो वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 में दे रखा है। वोट ऑन अकाउंट, अच्छा, अलाउज द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स टेम्परली बिफोर द फुल बजट इज पास। अच्छा, मतलब बजट
पास होने से पहले मान लो दिसंबर में सब खर्च हो गया पैसा, तो फरवरी 2 महीने का पैसा चाहिए, तो क्या वोट ना काउंट होता है इसमें, तो ये फंड विड्रॉ करते टेम्परेली। दैन सप्लीमेंट्री या फिर एक्सेस ग्रांट, ये 116 में 115 में दे रखा है। तो इसमें सीक्स पार्लियामेंट्स का अप्रूवल फॉर एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, तो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके बारे में सोचा नहीं है ना, उसके लिए है ये। देन फाइनेंशियल कमेटी, उसके थ्रू देना पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये क्या करेगी, ऑडिट करेगी एग्जीक्यूटिव का स्पेंडिंग बेस्ड ऑन कैग्स का रिपोर्ट। तो कैग रिपोर्ट लेके आएगा कि भाई कैग देखेगा, फिर उसका ये ऑडिट करेगी। देन एस्टिमेट कमेटी, तो ये क्या सजेस्ट करेगी, रिफॉर्म टू इम्प्रूव द एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी। तो ये रिफॉर्म लेके आती है से अच्छे से क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर हो, एफिशिएंटली हो, खर्चा खराब नहीं हो। देन है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, COPO कॉपू, इसमें क्या रिव्यू करेगी परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो PSUs है उनका, देखेगा कि कैसे काम करेंगे। देन है फोर्थ पॉइंट है अमेंडमेंट मेकिंग फंक्शन, फाइनेंशियल था, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, अब अमेंडमेंट। तो पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें दे रखा है इस आर्टिकल में, तो इस आर्टिकल पावर देता है अमेंड करने की। देन इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर एंड कैटेगरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड स्पेसिफाइज द एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट्स अथॉरिटी इन ऑल्टरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या ये प्रोसीजर देता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कैटेगराइज करता है नेशनल कि कौन सा जो है वो नेशनल आर्टिकल 3 कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, कौन सा ऑर्डिनरी अमेंडमेंट होगा, और बताएगा कि पार्लियामेंट को किसको ऑल्टरनेट किसको क्या बोलते हैं अमेंड कर सकती है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या है, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, देन बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, देन स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, देन कंस्टिट्यूएंट फंक्शंस। तो इसमें क्या है कि सोवरेन अमेंडिंग पावर, तो ये क्या है, अथॉरिटी टू रिस्ट्रक्चर, रिवाइज एंड और अपडेट constitutional provision based on evolving socio-political needs. कंस्टिट्यूएंट फंक्शंस क्या है, तो ये सोवरेन अमेंडिंग पावर, तो इसमें क्या है, अथॉरिटी टू रिस्ट्रक्चर, रिवाइज और अपडेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बेस्ड ऑन इवॉल्विंग सोशल, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसको अपडेट कर सकते हैं नीड्स के बेस पे। देन नॉट एब्सोल्यूट, तो अमेंडिंग पावर इज लिमिटेड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड इन केशवानंद भारती के सोशल स्टेट ऑफ केरला 1973 में। तो बोला कि भाई ये एब्सोल्यूट नहीं है, सारी चीज़ें अमेंड नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। देन इंस्टीट्यूशनल डायलॉग, तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्ट और deliberation between parliament and the judiciary, particularly on the boundaries of the constitutional change. Then है सिक्स है जुडिशियल फंक्शन, तो इसमें क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61। तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोला कि भाई impeachment of the president, parliament has exclusive authority to impeach the president for violation of the constitution. अगर प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो ये पार्लियामेंट जो है उसको इम्पीच कर सकती है। तो इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस रिक्वायरिंग द हाउस टू एक्ट ऑन एजुडिकेटरी कैपेसिटी। तो ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, इसमें एजुडिकेटरी कैपेसिटी में काम करता है ये। देन बी है रिमूवल ऑफ जजेस, तो आर्टिकल 124 में दे रखा है, 124 का 4 एंड 217। फिर इसमें क्या, पार्लियामेंट जो कैन इनिशिएट एंड पास अ मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन काउंट्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी। तो जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकता है ये
प्रूफ मीन्स पेयर इनकेपेसिटी के उस पर ग्राउंड पे देना। एग्जाम्पल है 2011 में क्या राज्यसभा जी ने इनिशिएट करा था प्रोसीडिंग अगेंस्ट जस्टिस सुमित्रा सेन ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट हु रिजाइन बिफोर लोकसभा जो है कोड एक्ट। तो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी थी और उसने पहले ही रिजाइन कर दिया था। यानी इम्पीचमेंट जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो पार्लियामेंट ऑल्सो जो प्लेज अ जुडिशियल रोल इन रिमूवल ऑफ हायर ऑफिसर्स सच एज जो है कैग आर्टिकल 148 के 1 में दे रखा है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन 324 के 5 में दे रखा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। बोला कि भाई जो सिमिलरली इनको भी उसी तरीके से रिमूव करते हैं। देन है पनिशमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है आर्टिकल 105। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू पनिश इंडिविजुअल including MPs for breach of its privilege, which may include जो है contempt of the house, misconduct during proceeding, publishing जो है false report of debate। पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो इंडिविजुअल को जो है पनिश कर सकते हैं। जैसे कि MP हो गया अगर उन्होंने प्रिविलेज को ब्रीच कर दिया। एग्जाम्पल जाएगा इसमें पार्लियामेंट हैज़ reprimanded journalist and expelled member for cash for query scam। एग्जाम्पल 205 जो है expulsion of 11 MP। देन है एजुडिकेशन एंड केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 101 और 104। तो इसमें क्या है सर्टेन सिचुएशन है पार्लियामेंट जो एक्ट्स अपॉन द रिपोर्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द प्रेसिडेंट स्पेशली इन resignation dispute, disqualification for office of profit, defection। तो based on 10th schedule decided by the speaker। इसमें क्या है डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस में जो ये जजमेंट देगा। तो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर प्रेसिडेंट जो है अगर रिपोर्ट देता है तो उस पर पार्लियामेंट जो है वो एक्ट करेगा। तो इसमें किसमें रेजिग्नेशन डिस्प्यूट में, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, देन डिफेक्शन में। Although the speaker chairman जो is the final authority under the defection law, parliament exercise जो है regulatory control over these mechanism। अच्छा तो रेगुलेट कंट्रोल पार्लियामेंट करते हैं पर फाइनल अथॉरिटी इनकी रहती है। देन नोट while the parliament जो exercises limited judicial function आर्टिकल 122 क्या बोल रहा है प्रोटेक्ट द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर from direct judicial intervention except on constitutional ground। तो पार्लियामेंट के पास में बहुत ही कम जुडिशियल फंक्शन होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो 112 जो है वो प्रोटेक्ट करता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को फ्रॉम डायरेक्ट जुडिशियल इंटरवेंशन। कि भाई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में जुडिशियली इंटरवीन नहीं कर सकती डायरेक्टली एक्सेप्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है उसी पे कर सकती, वैसे नहीं कर सकती इंटरवीन। देन है इलेक्टोरल फंक्शन F इलेक्टोरल फंक्शन है। तो इसमें क्या है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 54 तो द प्रेसिडेंट जो है इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इलेक्टोरल कॉलेज ही कलेक्ट करते हैं। देन इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन with a single transferable vote and voting is by secret ballot। Proportional representation secret by a single transferable vote। Then its significance क्या होगा parliamentary plays a crucial role in choosing the constitutional head of the state, ensuring the post reflects the federal character of the polity। तो constitutional head को करते हैं ये। then है federal character को जो है reflect करती है post। then है election of the vice president article 66। तो इसमें क्या है vice president जो है is elected by electoral college consisting solely of members of बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ओनली इसमें लोकसभा राज्यसभा पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्शन ऑल्सो फॉलोज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल एंड सीक्रेट बैलेट। तो इसमें वो होता है सिग्निफिकेंस सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो
ex officio chairman of the Rajya Sabha. This vote has direct implication for legislative functioning. Then election of speaker and deputy speaker article 93. तो इसमें कि लोकसभा इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग्स हिज मेंबर, तो मेंबर्स में से ही बन जाते हैं. देन दीज जो इलेक्शन जो है आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रोटम स्पीकर एंड डिसाइडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी. तो इसमें प्रोटेम स्पीकर होता है वो प्रिसाइड करता है इलेक्शन पे और सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग होती है. देन सिग्निफिकेंस क्या होगा, these officers are crucial for maintaining order and neutrality in the house proceeding and the election जो ensures democratic जो है internal functioning. ऑर्डर न्यूट्रलिटी बना के रखते हैं ये प्रोसीडिंग में और जो डेमोक्रेटिक जो है इंटरनल फंक्शन सही रहती है. देन है क्या है इलेक्शन टू राज्यसभा आर्टिकल 80. तो इसमें क्या है मेंबर ऑफ द राज्यसभा जो है elected by the elected member of the state legislative assembly through proportional representation. Member of the state legislature also elected. Then however parliament जो है डिसाइड्स द एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा. तो भाई कि कौन सी स्टेट को कितनी सीट मिलेगी और यूटी को तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है. देन अदर जो है स्पेशलाइज्ड रोल कौन से होंगे पार्लियामेंट के, तो पहला है फोरम फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल डेलिब्रेशन. तो पार्लियामेंट का फंक्शन एज अ नेशनल फोरम टू डेलिब्रेट अपॉन इशूज़ ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सिग्निफिकेंस. तो इस पर बातचीत होती है इन इशूज़ पे. While not all the debate जो result in legislation, they shape the public discourse, promote executive responsiveness and influence policy formulation. तो ज़रूरी नहीं सारी डिबेट लॉ बन जाए, तो ये सब चीज़ें करता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है कि भाई हाँ भाई तो हमारी नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, इंटरनेशनल चीज़ को देख के बनाना है. देन है पब्लिक डिस्कोर्स जो उसको शेप करेगा, लोग किस चीज़ पे बात करना करेंगे. एग्जाम्पल जो डिस्कशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर जो टेंशन, द रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फॉर्म प्रोटेस्ट जो रिफ्लेक्ट डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस कि हाँ भाई रिस्पॉन्सिवनेस है, इनका कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. देन है कंट्रोल ओवर जो इमरजेंसी पावर्स. तो जब प्रेसिडेंट का पावर टू जो डिक्लेयर इमरजेंसी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल. जो प्रेसिडेंट की पावर है इमरजेंसी लाने के लिए, तो उसको पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तभी लेके आएगा. दिस इंश्योर्स लेजिस्लेटिव ओवरसाइट ओवर एक्सेप्शनल पावर एंड गार्ड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव मिसयूज. तो कि भाई जो लेजिस्लेचर जो है वो मिसयूज करने से बचा सकता है, एग्जीक्यूटिव के मिसयूज करने से, किसी चीज़ को मिसयूज नहीं कर रही वो. देन है कौन ओ भाई हाँ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट एंड यूनियन. तो इसमें क्या होगा कि अंडर आर्टिकल 234 पार्लियामेंट जो है कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट और अबॉलिश एग्जिस्टिंग वन. नया स्टेट बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग को अबॉलिश कर सकता है, ऑल्टर बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट, मर्ज टेरिटरी और कन्वर्ट यूनियन टेरिटरी इनटू स्टेट. एग्जांपल जो क्रिएशन ऑफ तेलंगाना 2014 में बना, झारखंड 2000 में बना, एंड बाइफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर जो है इनटू यूटीज इन 2019 में. दिस पावर जो है प्लेसेस जो है पार्लियामेंट एट द हार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटोरियल एंड फेडरल जो रिऑर्गनाइजेशन. देन है रेगुलेशन ऑफ जुडिशरी. तो अंडर आर्टिकल 138 एंड 230 पार्लियामेंट जो है कैन एक्सटेंड सुप्रीम कोर्ट्स का जुडिक्शन टू यूनियन टेरिटरीज. तो कि भाई इस सुप्रीम कोर्ट जो है के अंदर ये भी आ जाएगा, तो ये पार्लियामेंट ही करता है. ऑल्टर जो है टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कि भाई इस टेरिटरी पे हाई कोर्ट का लगेगा, इस पे नहीं लगेगा. तो एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर मल्टीपल स्टेट. तो ये पार्लियामेंट करेगा, बहुत सारे स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट ले आएगा. इट ऑल्सो पासेज लॉ जो रिलेटिंग टू जजेस क्वालिफिकेशन टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन इंश्योरिंग अ यूनिफॉर्म एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी. तो ये लॉ को थ्रू क्वालिफिकेशन टेन्योर सर्विस कंडीशन को लेके आता है
जैसे कि इंटीग्रेटेड यूनिफॉर्म जुडिशरी है। देन क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आर्टिकल जो है 169 क्या बोल रहा है, फिर क्या है क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आर्टिकल 169 पार्लियामेंट में क्रिएट और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज विधान परिषद बेस्ड ऑन स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर असेंबली पास करती है स्टेट की, तो उसके रिक्वेस्ट के बेस पे और स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास करती है, तो वो जो है पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता है, पर स्टेट नहीं कर सकती। क्रिएट और डिसॉल्व ये दोनों ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही बोलेगी तभी। तो दिस गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू adapt to the legislative structure of the state to changing political needs. Then other institutional and federal responsibilities क्या क्या हैं, तो क्या है इसमें अप्रूव्स इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट दैट जो इम्पैक्ट सोवरेनिटी, तो आर्टिकल 253 में दे रखा है ये। देन इनैक्ट जो है लॉज टू इम्प्लीमेंट इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट और इंश्योर जो यूनिफॉर्मिटी इन जो है क्रिटिकल सेक्टर लाइक एनवायरनमेंट और टैक्सेशन। तो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट को लाने के लिए लॉ लेके आते हैं ये, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी रहे एनवायरनमेंट और टैक्स ऐसे क्रिटिकल सेक्टर्स में। एग्जांपल जो पार्लियामेंट जो है इनैक्टेड लॉ अंडर आर्टिकल 253 टू फुलफिल जो इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। देन समराइजिंग द वर्ब डिस्कशन, पार्लियामेंट जो है टर्न्स आउट टू बी एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी बिकॉज इट functions as a lawmaking authority, ensures executive accountability, hold responsibility of financial control and budgetary oversight, then provide then essentialize जो है representative democracy, then provides a forum for debate and deliberation, then makes constitutional amendment to evolve as per the changing political, social and economic situation of the country, then responsible for public grievance redressal। देन है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इसमें क्या है पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड एज अ रोल ऑफ एज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर टू शेड्यूल्ड आवर्स रिफ्लेक्टिंग हाउ इफेक्टिवली द हाउस जो है कंडक्ट लेजिस्लेटिव बिजनेस। दिस इंक्लूड डिबेटिंग बिल्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड कमिटी वर्क। तो पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी इस कैलकुलेटेड एट द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स, कि भाई कितनी इसकी प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी कितना वर्किंग आवर रहे हैं टू शेड्यूल्ड आवर्स, कि इतने शेड्यूल्ड आवर्स है कितना काम कर रहा है, ठीक है। देन इंक्लूड डिबेटिंग बिल्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड कमिटी वर्क, किस पे डिबेट कर रहा है, कमिटी वर्क कैसा रहा है। की फैक्टर्स इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें क्या है प्रोडक्टिविटी कोलैप्स, तो इसमें क्या है 17 लोकसभा जो है रिकॉर्डेड ओनली 47% प्रोडक्टिविटी। मानसून सेशन जो है 2023 सौ जो लोकसभा एट 18%, राज्यसभा 28%। तो इनकी प्रोडक्टिविटी जो है 47% ही रही 17वीं में, लोकसभा 18, राज्यसभा 28। देन डिबेट डिफिसिट, तो 42% ऑफ द बिल पास विद अंडर 30 मिनट्स ऑफ डिस्कशन। अरे भाई द 2020 फार्म बिल जो है वॉज क्लियर इन जस्ट 7 मिनट्स। ओ गॉड, कुछ बातें नहीं हुई इस पर। देन रिड्यूस वर्किंग डेज, तो पार्लियामेंट नाउ मीट 70 days पर ईयर, डाउन फ्रॉम 120 to 140 इन 1950s, फार बिलो यूके दैट इज़ 150 प्लस, यूएसए 260 प्लस। ओ भाई बस, तो ये करते क्या हैं ये लोग। देन ऑर्डिनेंस ओवर यूज़, तो ओवर 76 ऑर्डिनेंस इशूड इन 2014 में बाईपास लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। एग्जांपल जो है 2020 फार्म ऑर्डिनेंस। अच्छा, देन है वीक बजट ओवरसाइट, तो 2023 में क्या हो गया कि ना ओवर 75% ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट्स वर पास विदाउट डिबेट, ओनली 11 गॉट अ डिटेल स्क्रूटनी। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स पे कुछ होता ही नहीं है, डिबेट बस पास कर देते हैं, क्यों चाहिए, कहाँ खर्चा करे, ऐसा कुछ नहीं पूछते। देन अपोजिशन साइलेंस, तो 146 MP सस्पेंडेड इन 2023 फॉर डिमांडिंग अ स्क्रूटनी सिक्योरिटी डिस्कशन, वीकनिंग पार्लियामेंट्री चेक। तो उन्होंने बोला कि भाई डिस्कशन करो सिक्योरिटी के ऊपर, तो उनको जो है सस्पेंड कर दिया। देन डिक्लाइनिंग जो है लेजिस्लेटिव आउटपुट, तो ओनली 17 बिल जो है पास इन द 17th लोकसभा
अच्छा 17 में 17 बिल ही पास हुए और 16 में 2005 हुए थे, 205 हुए थे सॉरी। फिर क्वेश्चन आर अंडरमाइंड, इसमें क्या नियरली हाफ ऑफ द टाइम लॉस्ट इन डिसरप्शन कर्बिंग मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी। अच्छा डिसरप्शन नहीं हो सकता, जो होता रहता है जिससे कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर ही नहीं पाते। देन है प्राइवेट मेंबर्स बिल्स इग्नोर्ड, तो बेसिकली जस्ट 2 पास्ड इन द 16th लोकसभा वर्सेस 14 में वर्सेस 16th में 2 पास हुए, 15 में 14 हो गए, 15 लोकसभा में 14 हुए, इंडिकेटिंग जो साइडलाइनिंग ऑफ नॉन गवर्नमेंटल वॉइसेस। देन है सजेशन फॉर एनहांसमेंट, तो इसमें क्या है इंश्योर मिनिमम सेशन ड्यूरेशन एंड रिड्यूस द डिसरप्शन। तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002, इसमें क्या है रिकमेंडेड दैट पार्लियामेंट जो है शुड मीट फॉर एटलीस्ट 100 days अ ईयर एंड डिसरप्शन शुड बी पेनलाइज थ्रू डिसइंसेंटिव्स लाइक लॉस ऑफ अलाउंस और रिकग्निशन इन द हाउस। अच्छा बोला कम से कम 100 दिन मिलना चाहिए और डिसरप्शन होते हैं उसमें अलाउंस घटा दो या फिर उनको रिकग्नाइज मत करो। देन है एनहेंस ट्रांसपेरेंसी बाय पब्लिशिंग रियल टाइम प्रोडक्टिविटी मेट्रिक्स। तो इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा जो है सेक्रेटरीट हैव इनिशिएटेड पार्शियल जो एफर्ट्स टू पब्लिश डेली प्रोडक्टिविटी बट रियल टाइम जो पब्लिकली एसेसिबल डैशबोर्ड वर प्रपोज्ड बाय PARS लेजिस्लेटिव रिसर्च एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप। तो कुछ सेक्रेटरीज ने एफर्ट लिए हैं कि भाई डेली प्रोडक्टिविटी को पब्लिश करें, पर जो डैशबोर्ड के लिए PRS ने बोला था देन है हाँ द एथिक्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो जो सपोर्टेड ग्रेटर जो डिजिटल अकाउंटेबिलिटी एंड लाइव डेटा ऑन सिटिंग मेंबर अटेंडेंस एंड बिल स्टेटस। क्या है एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी, उसने बोला कि ज़्यादा डिजिटल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एंड लाइव डेटा ऑन सिटिंग, तो जो सिटिंग हो रही है मेंबर अटेंडेंस बिल स्टेटस के ऊपर लाइव डेटा होना चाहिए। स्ट्रेंथन जो है रोल एंड रिसोर्सेज ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, तो सेकेंड ARC जो रिकमेंडेड दैट द कमेटी जो है रिपोर्ट शुड बी गिवन मोर वेट इन लॉ मेकिंग एंड मिनिस्ट्रीज मस्ट जो है मैंडेटरीली रिस्पॉन्स विद इन अ फिक्स टाइमलाइन। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनकी जो भी रिपोर्ट्स उन पर ज़्यादा वेटेज देना चाहिए लॉ बनाते टाइम, और जो भी कमेटी की रिपोर्ट है उस पर उनको फिक्स्ड टाइमलाइन के अंदर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मैंडेटरीली ज़रूरी करना चाहिए। अदर जो है मेजर इश्यूज इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो पहला है एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस एंड पार्टी कंट्रोल, तो फ्यूजन ऑफ पावर वीकन पार्लियामेंट्री जो है वीकन्स पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी रूल एज द एग्जीक्यूटिव ओरिजिनेट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। तो फ्यूज हो जाता है पावर कि लेजिस्लेचर भी वही है और इसी में से एग्जीक्यूटिव निकल रहे हैं, तो क्या है कि जो पार्लियामेंट की स्क्रूटनी है उसको कमज़ोर कर देती है क्योंकि उसी में से वो निकल रहे हैं, तो बाकी के जो लेजिस्लेचर हैं उनको ज़्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते ना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बैक्ड बाय मेजॉरिटी इन लोकसभा डोमिनेट प्रोसीडिंग, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डोमिनेट करती है प्रोसीडिंग को और उसका बैकिंग जो है मेजॉरिटी लोकसभा में मेजॉरिटी मेंबर से मिलती रहती है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ एंड स्ट्रिक्ट पार्टी विप लिमिट जो है MPs इंडिपेंडेंस एंड डिस्करेज डिसेंट, तो ये जो चीज़ें हैं इनसे क्या है ये जो MPs हैं वो डिसेंट नहीं देते हैं और क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट भी कम रहते हैं। देन प्रोसीजर जो है कंस्ट्रेंट इन फाइनेंशियल ओवरसाइट, तो इसमें क्या है बजट डॉक्यूमेंट एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स आर ऑफन जो है हाईली टेक्निकल एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। अच्छा जो बजट बनता है और जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो बहुत ही टेक्निकल होता है समझने में,
गुलिटाइन प्रैक्टिस जो है लीड टू क्लबिंग एंड पासिंग मल्टीपल ग्रांट्स विदाउट डिस्कशन। तो गुलिटाइन में क्या होता है कि एक साथ ही सारा कर देते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कमिटीज लाइक पैक एंड एस्टिमेट कमिटी परफॉर्म जो पोस्ट एक्सपेंडिचर रिव्यू नॉट प्रिवेंटिव स्क्रूटनी। तो ये होने के बाद में काम करते हैं, तो ये पोस्ट एक्सपेंडिचर रिव्यू करते हैं ये, और प्रिवेंटिव नॉट प्रिवेंटिव, प्रिवेंट नहीं कर पाते उसको, ठीक है। देन है 3 है ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। तो पार्लियामेंट जो है पास फ्रेमवर्क लॉ एंड डेलीगेट डिटेल्ड रूल मेकिंग टू एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ फ्रेमवर्क बना देता है, पास उसको पास कर देता है फ्रेमवर्क, बस कि भाई जल बचाओ अभियान, जल बचाओ लॉ। तो ये लॉ आ गया, उसके बाद में जो उसका अंदर का है वो डेलीगेट डिटेल रूल मेकिंग टू द एग्जीक्यूटिव। तो जो डिटेल रूल होते हैं वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। तो दिस इंक्रीज द ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन एंड रिड्यूस लेजिस्लेटिव इनपुट इन पॉलिसी मेकिंग। तो जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें क्या है, ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन जो है अपनी मनमर्जी से कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी भर देते हैं, और लेजिस्लेटिव का जो इनपुट है वो कम होता है। तो ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय पासिंग रेगुलर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। तो ऑर्डिनेंस यूज़ करते हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी होती नहीं है उस पर। देन है 4th स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो लार्ज जो है मेंबरशिप एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एमपीज जो हैम्पर क्वालिटी डिबेट। तो एक तो मेंबर ज़्यादा हैं, उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है तो डिबेट अच्छी नहीं कर पाते। तो वो 60% ऑफ एमपी इन द रिसेंट लोकसभा वो फर्स्ट टाइमर। अच्छा, ऑफन लैकिंग पॉलिसी एंड पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइमर थे 60%, तो उनको एक्सपीरियंस ही नहीं था, डिबेट क्या करते हैं, डिस्कशन कैसे करते हैं। देन है पार्लियामेंट्री सेशंस जो है आर शॉर्ट विद लिमिटेड टाइम फॉर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। तो एक तो सेशन इनके छोटे छोटे होते हैं। लोकसभा जो है एवरेज जस्ट 55 सिटिंग्स, ओ भाई, पर डे इन ईयर 2019 से 23 में, दैट इज़ डाउन 59% फ्रॉम द फर्स्ट लोकसभा 135 डेज पर ईयर, with only 15% of the allocated time spent on law making and over 40% जो है बजट सेशन 2023 में लॉस टू डिसरप्शन सीवियरली जो कंस्ट्रेनिंग पॉलिसी स्क्रूटनी। तो एक तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए, उसके ऊपर से जो भी टाइम स्पेंड हुआ है वो भी फालतू की चीज़ों में ज़्यादा दिया इन्होंने बजाय काम करने के, है ना। काम किया ही नहीं है, तो क्या बोलते हैं 19 से 23 में इन्होंने बस कितना 55 दिन ही आए हैं लोग, और जो 90s में फर्स्ट लोकसभा सेशन में 135 दिन आए थे। और टाइम्स पे 15% जो इन्होंने लॉ बनाने में यूज़ किया है, 40% जो है बजट सेशन में यूज़ हुआ है। ठीक है। देन है फ्रीक्वेंट जो है वॉकआउट डिसरप्शन एंड एब्सेंटीज़म रेज इफेक्टिव फंक्शनिंग। तो विंटर सेशन 2023 का लोकसभा जो है फंक्शनड फॉर जस्ट 21 ऑफ शेड्यूल्ड आवर्स, राज्यसभा फॉर 28%। विंटर सेशन में लोकसभा ने बस शेड्यूल आवर का बस मतलब मान लो 100 दिन हो तो बस 21 दिन ही काम करे, राज्यसभा ने 28 दिन काम करे। तो वीक जो है अपोजिशन एंड डिक्लाइनिंग जो डेलिबरेटिव क्वालिटीज़। तो क्या है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफन जो है मार्जिनलाइज अपोजिशन वॉइस। तो कोई जैसे बीजेपी भयंकर वोट से आ गई तो जो अपोजिशन है उनकी वॉइस सुनी नहीं जाती है। तो डिबेट्स आर जो है इंक्रीजिंगली रिप्लेस बाय प्रोटेस्ट, स्लोगनियरिंग एंड पर्सनल अटैक्स। तो डिबेट की बजाय प्रोटेस्ट होते हैं, स्लोगन नारे वारे मारते हैं और पर्सनल अटैक्स करते हैं। देन सब्सटेंटिव जो है पॉलिसी डिस्कशन हैव डिक्लाइन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पोस्चरिंग। पॉलिसी डिस्कशन से होते ही नहीं है। देन स्पोरेडिक एंड रिएक्टिव ओवरसाइट। तो ओवरसाइट इज ऑफन जो है ट्रिगर्ड बाय पब्लिक और मीडिया प्रेशर rather than institutional constituencies. तो जो ओवरसाइट करते हैं वो मीडिया प्रेशर या फिर पब्लिक की वजह से ही करते हैं, ठीक है। डिस्कशन जो रिमेन्स एपिसोडिक एंड पॉलिटिकली चार्ज लैकिंग जो सस्टेन्ड फॉलोअप।
जो डिस्कशंस होते हैं वो कभी कभी हो जाते हैं, वो भी पॉलिटिकली चार्ज होते हैं, और इसमें सस्टेन्ड फॉलोअप मतलब हमेशा नहीं होते हैं, सस्टेन वे में नहीं होते हैं ये। देन अ पर्सपेक्टिव जो रिफॉर्म फॉर बेटर जो फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो स्ट्रेंथनिंग द कमिटी सिस्टम, तो इसमें क्या है, एक्सपैंड योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टैंडिंग कमेटी, एग्जाम्पल फाइनेंस में उसको एक्सपैंड कर दो, डिफेंस में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एंड मेक द रिकमेंडेशन बाइंडिंग और मोर इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग लॉज, रिकमेंडेशन को बाइंडिंग कर दो या फिर ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कर दो लॉ बनाते टाइम। तो इंश्योरिंग दैट ऑल bills except urgent ones are mandatorily referred to parliamentary committee for detailed scrutiny, कि जितने भी बिल्स हैं एक्सेप्ट जो कि अर्जेंट वाले हैं सभी को जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए जिससे कि उनकी स्क्रूटनी अच्छे से हो। देन सेकंड पॉइंट है कर्बिंग जो डिसरप्शन एंड एनहेंसिंग डिसिप्लिन, इसमें क्या है कि इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर पनिशिंग जो है रिपीटेड डिसरप्शन, तो डिसरप्शन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल लेके आओ, इंक्लूडिंग सैलरी कट्स और सस्पेंशन फॉर नॉन सीरियस बिहेवियर, सैलरी को कम कर दो और सस्पेंड कर दो, ठीक है। सेट अप मिनिमम जो है नंबर ऑफ सिटिंग डेज पर ईयर, एग्जाम्पल 100 फॉर लोकसभा, 90 फॉर राज्यसभा, एज रिकमेंडेड बाय वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़, तो मिनिमम नंबर जो है सिटिंग्स का उसको फिक्स कर दो, ठीक है। एनकरेज जो है कंस्ट्रक्टिव जो है अपोजिशन बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट जो टाइम एंड स्पेस फॉर द वॉइस इन डिबेट, तो उनको टाइम दे देना चाहिए और टाइम और स्पेस दे देना चाहिए डिबेट्स में जिससे कि कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन हो। ये नहीं कि भाई मतलब नंबर कम है तो मतलब उनकी स्ट्रेंथ कम है तो उतना ही टाइम मिलेगा, मान लो 80% मतलब 40-60 कर लो, 60% वो बोलेगी, 40% पोजीशन बोलेगा, ऐसे कुछ कर दो। देन रिक्लेमिंग फाइनेंशियल ओवरसाइट, तो इंक्रीज है टाइम अलॉटेड फॉर budget discussions and debate, demand for grants which are currently passed in haste through guillotine procedure, तो बजट डिस्कशन होता है उसका टाइम बढ़ा दो, डिमांड फॉर ग्रांट और बजट डिस्कशन का जो टाइम बढ़ा दो। एनहांस द पावर एंड विजिबिलिटी ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी, तो इन दो कमेटी इनकी पावर और विजिबिलिटी बढ़ा दो। देन इन्वॉल्व एमपी इन प्री बजट कंसल्टेशन स्पेशली फॉर सोशो इकोनॉमिक सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, तो बजट से पहले जो है एमपी से कंसल्ट करें स्पेशली इन सब सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ, कल्चर, एग्रीकल्चर हो गया। देन है फोर्थ पॉइंट है लिमिटिंग जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, तो इसमें क्या है कि एनफोर्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस ओवर रिलायंस ऑन ऑर्डिनेंस, तो भाई ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस आया किस लिए, और ज़्यादा रिलाय मत करो ऑर्डिनेंस के ऊपर। देन review and restrict the use of delegated legislation to prevent the executive from bypassing parliament through excessive rule making power, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कम होना चाहिए टू प्रिवेंट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम बाईपासिंग पार्लियामेंट थ्रू एक्सेसिव रूल मेकिंग पावर। अच्छा, कि क्या है जो रूल मेकिंग पावर वो भी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव्स को दे देते हैं, एग्जीक्यूटिव भी बनाते हैं अपने आप को ही दे देते हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट को कम देते हैं, तो उनका जो क्या बोलते हैं जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कम करो। देन अलाउ जो है मोर प्राइवेट बिल्स टू बी डिबेटेड एंड वोटेड अपॉन, ज़्यादा प्राइवेट बिल को वोट करना चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन जगदीश धनखड़ जो एम्फेसाइज दैट पीएमबीज आर जो है फॉरवर्ड प्राइवेट मेंबर बिल्स आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड अ गोल्ड माइन फॉर लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस। अच्छा, कि भाई गोल्ड माइन है ये। देन है फिफ्थ पॉइंट है improving quality of debate and attendance, तो make attendance mandatory for committee and house sitting with public discourse, इसमें क्या यूज टेक्नोलॉजी टूल्स लाइक डैशबोर्ड, AI based analysis and legislative digest to support the MPs preparation and productivity, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करो जिससे कि MP जो है अपना प्रिपरेशन अच्छा बना सके। देन प्रमोट जो है क्रॉस पार्टी इशू बेस्ड क्यूक्यूसिस टू इम्प्रूव जो है कोलैबोरेशन पॉलिसी मैटर बियॉन्ड पार्टीशन लाइन। देन है रिफॉर्मिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, तो बेसिकली अमेंड द 10th शेड्यूल टू लिमिट द विप ओनली टू
कॉन्फिडेंस मोशन एंड मनी बिल, कि भाई जो विप है ओनली कॉन्फिडेंस मोशन मनी बिल पे ही होगा, हर चीज़ पे विप नहीं ला सकते। ऐसा ऐसा करने के लिए उसको अमेंड कर दो, ऐसा बोल रही है। 10 शेड्यूल को अमेंड कर दो। देन अलाउ एमपीज टू वोट इंडिपेंडेंटली ऑन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन एनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी टू वोटर्स रादर देन पार्टी लीडरशिप, कि भाई एमपी को जो है थोड़ी फ्रीडम दे दो जिससे कि वो वोट कर सके इंडिपेंडेंटली ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे, जिससे कि जो वोटर हैं उनके लिए ज़्यादा अकाउंटेबल रहें रादर देन पार्टी लीडरशिप के लिए, रादर देन पार्टी का जो लीडर है उसको जवाब दे रहे हैं इनकी। देन इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो क्योटो होलोहर्न वर्सेस जाचिलहू 1992, इसमें क्या अपहेल्ड द एंटी डिफेक्शन लॉ बट मेड द स्पीकर्स डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन सब्जेक्ट टू जुडिशियल लॉ रिव्यू। बोला कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ सही है पर उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। देन है नबम राबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016, तो हेल्ड दैट स्पीकर जो कैनॉट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन केस while a motion for their own removal is pending, कि भाई उनके खुद के लिए रिमूवल के लिए है तो उस पर वो स्पीकर के रिमूवल के लिए है, फिर वो एंटी डिफेक्शन पे डिसाइड नहीं करेगा। देन 7th है रिफॉर्मिंग द रोल ऑफ राज्यसभा, तो कंसिडर यूनिफॉर्म द मेथड फॉर ऑफ इलेक्शन टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन इन राज्यसभा एंट्रीज। तो जिस तरीके से एंट्री होती है ना राज्यसभा में, तो एक यूनिफॉर्म मेथड होना चाहिए इलेक्शन का जिससे कि मनी पावर का इन्फ्लुएंस कम हो जाए। देन इंक्रीज इट्स रोल इन रिव्यूइंग फेडरल लेजिस्लेशन एंड स्टेट रिलेटेड लॉ, तो इसका जो है स्टेट रिलेटेड लॉ को भी रिव्यू कर सकें ये लोग, फेडरल लेजिस्लेशन को भी रिव्यू कर सकते हैं, ऐसे इनका काम बढ़ा दो, ऐसा पावर दे दो या काम करा दो। देन डिजिटाइजेशन एंड सिटीजन एंगेजमेंट, तो मेक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग मोर एसेसिबल थ्रू रियल टाइम ट्रांसक्रिप्ट्स समरीज एंड ट्रांसलेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो जो प्रोसीडिंग है वो लोग ज़्यादा इससे बोला कैसे कि भाई समरीज ट्रांसक्रिप्ट्स और जो भी ट्रांसलेशन हो रीजनल लैंग्वेज में। फिर इनकरेज है पब्लिक कंसल्टेशन एंड फीडबैक ऑन की बिल्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक, इनके थ्रू तो पब्लिक से कंसल्ट कर सके, फीडबैक ले सके बिल्स के ऊपर कि हाँ भाई हम ये बिल लेके आ रहे हैं, आपको कैसा लगता है कि गिग्स वाला बिल के ऊपर ये 10 मिनट डिलीवरी ऐप के ऊपर लेके आ, आपकी क्या राय है, ऐसे करके बता सकते हैं। इन्हें स्ट्रेंथन प्लेटफॉर्म लाइक PR as legislative research and make their inputs officially integrated into legislative process। तो जो PRS जो रिसर्च करते हैं इनको स्ट्रेंथन करो और इनके इनपुट्स हैं इनको बोला कि भाई इंक्लूड करो। देन कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, एज ए इंस्टीट्यूशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ द पॉपुलर सोवरेनिटी पार्लियामेंट सर्व एज द सेंट्रल एरिना फॉर डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन अकाउंटेबिलिटी एंड articulation of the general will, its continued vitality is essential to deepening the constitutional democracy। राधा राधा।